हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग लाज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीआरपीसी का है कि अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी और विचारण, ट्रायल में अंतर क्या कह रहा है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी इन्वेस्टिगेशन क्या है, फिर बताऊंगी कि इंक्वायरी या जांच क्या है, फिर बताऊंगी ट्रायल या विचारण क्या है, फिर तीनों में अंतर बताऊंगी। ठीक है, मेरी वीडियो लास्ट तक देखते ही रहिए। अन्वेषण की परिभाषा 2H या 2J में दी गई है। क्या कह रहा? अन्वेषण की परिभाषा 2H या 2J में दी गई है। क्या कह रहा है? अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां सम्मिलित हैं जो कि संहिता के अधीन। क्या कह रहा है? अन्वेषण में वे सब कार्यवाहियां सम्मिलित है जो संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कि मजिस्ट्रेट सशक्त करे, किया जाता है। क्या कह रहा है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां शामिल हैं जो संहिता के अधीन या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या फिर मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट सशक्त करे उसके द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा कहता है कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अतः अन्वेषण साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया गया जिससे कि पुलिस अधिकारी या 202 के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट सशक्त करे वह भी कर सकता है। क्या कह रहा? इन्वेस्टिगेशन को जो पहले मैंने इसको अच्छे से बताया है वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में बता रही हूं। तो क्या है? इन्वेस्टिगेशन को 2H या 2J में परिभाषित किया गया है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां शामिल हैं जो संहिता के अधीन या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे मजिस्ट्रेट सशक्त करता है, किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। जो साक्ष्य एकत्रित करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है, उसके उद्देश्य के लिए किया जाता है। अतः क्या होता है? अन्वेषण साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है जिसे पुलिस अधिकारी या फिर हम परिवार पे कार्यवाहियां देखेंगे तो उसमें 202 के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट क्या करता है? अन्वेषण करने के लिए सशक्त कर सकता है, उसका भी प्रावधान दिया गया है। इस तरह हम लोग ने अन्वेषण देखा, इन्वेस्टिगेशन देखा। अब देखिए जांच क्या होती है। इसको जो है संहिता की धारा 2G या फिर 2J में परिभाषित किया गया है। 2G या 2J में परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है? जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। जांच क्या होती है? तो विचारण से भिन्न कोई कार्यवाही होती है जो कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। अतः जांच हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही की जाती है। यह क्वेश्चन पूछता है कि जांच किसके द्वारा की जाती है? तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही की जाती है। पुलिस अधिकारी जांच नहीं कर सकता। जांच का उद्देश्य भी किसी व्यक्ति को दोषता या निर्दोषता न होकर यह है कि प्रथम दृष्टया किसी मामले में कार्रवाई की जाए या नहीं। क्या कह रहा है? कि जांच का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित करना नहीं होता, बल्कि यह देखना होता है कि किसी मामले में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। क्या कह रहा है? जांच का उद्देश्य क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि अन्वेषण का उद्देश्य होता है साक्ष्य एकत्रित करना, वैसे ही जांच का उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, यही देखना क्या होता है जांच का, इंक्वायरी का उद्देश्य होता है। इसलिए धारा 107, 108, 109, 110, 125, 190 और 200 में भी जांच ही माना जाता है, विचारण नहीं। जो कार्यवाही 107 में होती है, 108 में होती है, 109 और 10, 125, 190 और 200 में होती है, यह सभी कार्यवाहियां जांच मानी जाती हैं। तो क्या 107, 8, 9 और 10 में परिशांति और सदाचार के लिए प्रतिभूत की कार्यवाही है। 125 में भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए है। 190 में न्यायालय द्वारा संज्ञान के बारे में है। 200 में परिवार पर कार्यवाही है। ये सभी कार्यवाहियां जांच की मानी जाती हैं, इसे अन्य विचारण नहीं माना जाता।
इसे ट्रायल नहीं माना जाता, इंक्वायरी मानी जाती है। 107, 8, 9, 10, 125 और 190 और 200 की कार्यवाही। फिर एक बार देख लेते हैं, जांच से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न कोई ऐसी कार्यवाही जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो कह रहा है कि पुलिस अधिकारी किसी मामले में जांच नहीं कर सकता। जांच क्या होती है? तो कहता है किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोषी न होकर किसी व्यक्ति की दोषता या निर्दोषता को इसमें डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि यह डिसाइड किया जाता है कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है या नहीं। संहिता की धारा 107, 8, 9 और 10, 125 और 190 और 200 की कार्यवाही है, उसे जांच की कार्यवाही मानी जाती है, विचारण नहीं माना जाता। अब देखिए विचारण क्या होता है। तो संहिता में विचारण को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य अर्थों में विचारण का तात्पर्य है कि साक्ष्य को लेने और उस पर विचार करने के पश्चात, क्या कह रहा है, साक्ष्य को लेने और उस पर विचार करने के पश्चात दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने का निर्णय। क्या होता है? सामान्य भाषा में कह सकते हैं विचारण का तात्पर्य है कि साक्ष्य लेने के पश्चात उस पर विचार किया जाए, विचार करने के पश्चात वह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, इसका निर्णय ही विचारण का कहलाता है। विचारण सदैव ही मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध रूप से न्यायिक कार्यवाही है। क्या कह रहा? विचारण या तो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या न्यायालय द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह जो कार्यवाही है यह न्यायिक कार्यवाही होती है। आइए देखिए, इस तरह से हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपको सुविधा होगी। तो एक तरफ लिखेंगे अन्वेषण, तुर्जा, जांच, टूछा या विचारण। ठीक है। अब देखेंगे प्रकृति के संबंध में। अन्वेषण की प्रकृति देखेंगे। यह प्रकृति न्यायिक नहीं होती है, क्योंकि शपथ पर साक्ष्य नहीं लिया जाता है। धारा 161, ये जो इसकी प्रकृति होती है अन्वेषण की, वह न्यायिक नहीं होती, क्योंकि शपथ पर साक्ष्य नहीं लिया जाता, जिसका प्रावधान 161 में किया गया है। फिर देखिए जांच इन्वेस्टिगेशन के संबंध में कहता है कि इसकी प्रकृति न्यायिक होती है, क्योंकि शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। 200 में जो धारा 200 है उसमें यह प्रावधान किया गया है। क्या कह रहा है कि जो जांच होती है उसकी प्रकृति न्यायिक होती है, क्योंकि इसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। अब देखिए विचारण की प्रकृति भी न्यायिक होती है, क्योंकि इसमें भी शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वह न्यायिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें शपथ पर साक्ष्य नहीं लिया जाता, जिसका प्रावधान धारा 161 में है। जो जांच है वह न्यायिक प्रकृति की होती है, इसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है, 200 में प्रावधान है। और विचारण भी न्यायिक प्रकृति की होती है, इसमें भी शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। कार्रवाई करने के लिए सशक्त व्यक्ति कौन कार्रवाई कर सकता है? तो जो अन्वेषण होता है, आप जानते हैं कि पुलिस अधिकारी करता है या मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति, जो 202 में प्रावधान किया गया है धारा में, कर सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन है वह पुलिस अधिकारी करेगा या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति करता है, जबकि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है, वैसे ही विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। उद्देश्य, अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना है। जांच का उद्देश्य प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है, जो कि दोषी या दोषी मुक्त से भिन्न होता है। क्या कह रहा है कि जांच का उद्देश्य होता है प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला बनता है या नहीं बनता है, यह पता लगाना होता है, जो कि दोषी या निर्दोष से भिन्न कार्रवाई है। फिर विचारण का उद्देश्य क्या होता है? दोषी या दोष मुक्त करना होता है। ठीक है। फिर क्या है कि अपील, अन्वेषण के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, अन्वेषण के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। जांच के विरुद्ध सामान्यतः अपील न होकर पुनरीक्षण होता है। जांच के विरुद्ध सामान्यतः अपील नहीं होती, जबकि पुनरीक्षण रिवीजन की कार्यवाही होती है। जबकि जो विचारण है उसका परिणाम चाहे जो भी हो, उससे अपील होती है जब तक कि उसे रोक न लगाई गई हो। जैसे कि धारा 376 कह रहा है जांच का कोई भी परिणाम हो, चाहे दोषी हो या दोष मुक्त हो, सभी से अपील होती है जब तक कि उस पर रोक न लगाई गई हो, जिसका प्रावधान धारा 376 में किया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कार्रवाई का प्रक्रम,
अन्वेषण जांच विचारण की पूर्ववर्ती कार्यवाही है। जो अन्वेषण है वह जांच और विचारण की पूर्ववर्ती कार्यवाही है, जबकि जांच अन्वेषण का पूर्ववर्ती है किंतु विचारण का जांच अन्वेषण का उत्तरवर्ती है जबकि विचारण का पूर्ववर्ती है। क्या कह रहा है कि जो अन्वेषण है वह जांच और विचारण की पूर्ववर्ती कार्रवाई है, जबकि जो जांच है वह अन्वेषण की उत्तरवर्ती है किंतु विचारण की पूर्ववर्ती है, और विचारण अन्वेषण और जांच का उत्तरवर्ती है। ठीक है, एक बार और जल्दी से देख लेंगे। प्रकृति अन्वेषण की प्रकृति न्यायिक नहीं होती है क्योंकि इस पर शपथ पत्र पर साक्ष्य नहीं लिया जाता, जिसका प्रावधान धारा 161 में किया गया है। जांच की प्रकृति न्यायिक होती है क्योंकि इसमें शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाता है, 200 में प्रावधान किया गया है। विचारण की प्रकृति भी न्यायिक होती है क्योंकि इसमें शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाता है। कार्यवाही करने के लिए सशक्त व्यक्ति कौन होता है? तो कहता है अन्वेषण में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया कोई व्यक्ति, जो कि धारा 202 में प्रावधान है। क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट द्वारा एथराइज कोई व्यक्ति जिसके लिए जो है 202 में प्रावधान किया गया है। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। उद्देश्य अन्वेषण का उद्देश्य है साक्ष्य एकत्रित करना। जांच इंक्वायरी का उद्देश्य है प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता यह डिसाइड करना, और विचारण का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को दोषी या दोष मुक्त करना। फिर क्या है? अपील अन्वेषण के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, जांच के विरुद्ध अपील नहीं होती जबकि पुनरीक्षण होता है, और विचारण के विरुद्ध चाहे कोई भी निर्णय हुआ हो, चाहे दोषी या दोष मुक्त, सभी की अपील होती है जब तक कि उसे रोक न लगाई गई हो, जैसे कि धारा 376 में प्रावधान किया गया है। कार्यवाही का प्रक्रम तो अन्वेषण जांच विचारण की पूर्ववर्ती कार्यवाही है, जबकि जांच अन्वेषण का पूर्ववर्ती है, जबकि जांच अन्वेषण का उत्तरवर्ती है, जबकि विचारण का पूर्ववर्ती है, और विचारण अन्वेषण और जांच दोनों का उत्तरवर्ती होता है। इस तरह मैंने आपको अन्वेषण बताया, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जांच इंक्वायरी बताया, विचारण और ट्रायल बताया, और तीनों में अच्छे से अंतर बताया। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी बताया है, लेकिन फिर एक बार मैं रिवाइज करने के उद्देश्य से बता दी और थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाए इसलिए बता दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।